आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके बच्चे बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगी, अभी सीज़न चल रहा है, फीवर वायरल फैला हुआ है सभी जगह और कोरोना थर्ड वेरिएंट भी आजकल काफ़ी लोगों को अफेक्ट कर रहा है और साथ में उसके साथ साथ और वायरल इन्फेक्शंस भी काफ़ी स्प्रेडिंग है। ऐसे ही दिस वीकेंड मेरे 3.5 ईयर बेबी को भी वायरल इन्फेक्शन हो गया था और बहुत ज़्यादा नहीं, हम लोग सिर्फ एक पार्क गए थे और उसके बाद से ही सडन उसमें फीवर आना शुरू हो गया। अभी आज मेरा बेबी स्कूल गया है, कल उसको छुट्टी लेनी पड़ी थी, लेकिन कल इवनिंग से उसका फीवर बंद हो गया और ही इज़ फीलिंग मच बेटर, ही इज़ एक्टिव नाउ। तो मैं आज शेयर करूंगी कि क्या क्या हमने किया और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा तो आप लोग भी इस चीज़ को अपना सकते हैं। तो अभी हम लोग मैसूर में हैं और मैसूर में इशू ये है कि यहाँ बहुत विंडी है, सडन विंड होता है और कभी 5 मिनट्स विंड नहीं है, 5 मिनट्स के बाद विंड आपको देखने को मिलेगा और ऑल द टाइम विंडी रहता है। और उसकी वजह से मेरे बेबी की तबीयत जल्दी यहाँ पे ख़राब हो जाती है। तो इनफैक्ट मेरे बच्चे को एडिनॉइड्स का भी इशू है, तो उसकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो जाती है और जल्दी उसे कोल्ड के सिम्टम्स दिखते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ कि हम लोग वीकेंड में, सैटरडे की मॉर्निंग की बात है, हम लोग एक पार्क लेके गए थे मेरे बच्चे को और वहाँ से फिर हम लोग एक जगह हमने डाइन किया और फिर हम लोग घर आ गए। घर आते आते मेरा बेबी काफ़ी एग्जॉस्टेड फील करने लगा था और फिर धीरे उसमें ग्रेजुअली फीवर के सिम्टम्स दिखना शुरू हो गया। उस रात फीवर रहा अराउंड, मेरे पास जो थर्मामीटर है वो चाइना का ही परचेज़ किया हुआ है, तो वो सेंटीग्रेड में है, तो 38.23 तक उसमें टेम्परेचर आता है, जो कि अराउंड 101 टेम्परेचर के अराउंड है, 101 फ़ारेनहाइट के अराउंड है। तो उस रात फीवर था। नेक्स्ट डे भी फिर मेडिसिन्स दी, नेक्स्ट डे भी ऐसे ही आता रहा, फीवर आता रहा, मेडिसिन्स देते थे, फीवर उतरता था। और जो मेरे बेबी के अंदर सिम्टम्स थे वो थे बहुत एग्जॉशन, ऑल टाइम ही वॉज फीलिंग टायर्ड, ही वॉन्टेड टू स्लीप ऑल द टाइम, ही वॉज नॉट एट ऑल एक्टिव। वो खेलता नहीं था, किसी और चीज़ में मन नहीं लग रहा था, खाना पीना भी छूट गया था। हाँ, पानी की प्यास कभी कभी बीच में लग रही थी, तो थोड़ा पानी पी रहा था और ठंडा पानी ही चाहिए था। बिल्कुल, अगर हमने जैसे उसको वार्म वाटर दिया तो बिल्कुल नहीं, वार्म वाटर से उसको नॉर्मल वाटर किया, मतलब हॉट वाटर को ज़रा सा ही पिलाया कि ताकि वो ठंडा वाटर जो घर में यहाँ के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो बाहर भी रखा ठंडा हो जाता है, उससे वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। तो उस नॉर्मल टेम्परेचर से भी ठंडा होता है, तो वो ठंडा से नॉर्मल टेम्परेचर करने के लिए हल्का सा हॉट वाटर मिलाया, वो भी नहीं चाहिए था। तो फिर उसको ठंडा पानी ही पीना था, लेकिन बहुत सारा नहीं, थोड़ा करके पीना था। तो फीवर वॉज द मेन सिम्टम, कि फीवर बना रह रहा था और एग्जॉशन बना रह रहा था। तो हमने क्या किया, पहली चीज़ तो आपको अगर आपके बच्चों को किसी को भी वायरल इन्फेक्शन हो गया है, तो वायरल इन्फेक्शन की कोई मेडिसिन नहीं होती। वायरस को एलिमिनेट करने के लिए, वायरस को किल करने के लिए कोई मेडिसिन, कोई एंटीबायोटिक, कोई एंटी वायरल मेडिसिन कुछ नहीं होती है। एंटीबायोटिक तो एंटीबैक्टीरियल होती है।
तो अगर आपके बच्चे को वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो एंटीबायोटिक अपने मन से कुछ भी नहीं दें। अगर आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं तो आप ज़रूर जाएं, और डॉक्टर भी आपको जो भी प्रिस्क्राइब करेंगे वो जहाँ तक कि एंटीबायोटिक नहीं करेंगे, वो फीवर की ही मेडिसिन देंगे और 2 to 3 डेज़ का ऑब्जर्वेशन के लिए कहेंगे, क्योंकि वायरस की साइकिल होती है वो 2 to 3 डेज़ में फिनिश हो जाती है। सेम केस मेरे बच्चे के साथ भी हुआ। तो मैंने क्या किया, मैं ऑलरेडी मेरे बच्चे के इम्यूनिटी के लिए होम्योपैथी डॉक्टर के साथ कांटेक्ट में हूँ, और मेरे बच्चे को एडिनॉइड्स का इशू भी है, और तो इसीलिए मैं होम्योपैथी डॉक्टर के साथ कांटेक्ट में हूँ। तो मैंने उनसे सलाह ली, उन्होंने भी मुझे कहा कि 2 से 3 दिन उन्होंने मुझे कुछ मेडिकेशंस बताए, और उन्होंने मुझे बताया कि 2 to 3 डेज़ ऑब्ज़र्व करो, अगर जो सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा सिवियरिटी आती है तो फिर आप, या फिर बिल्कुल यूरिनेट करना बच्चा बंद कर दे, तो फिर आप तुरंत पीडियाट्रिशियन के पास जाइए। तो हम लोगों ने क्या फॉलो किए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरी फैमिली होम्योपैथी को काफ़ी बिलीव करते हैं। होम्योपैथी के बारे में मैं अगर थोड़ा आपको जानकारी दे दूं, होम्योपैथी का ट्रीटमेंट जो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आता है वो ये है कि हमारी बॉडी कुछ सॉल्ट से बनी हुई होती है, कुछ आयंस से बने हुए होते हैं, कुछ कंपाउंड्स से बने हुए होते हैं। इन कंपाउंड्स में, इन आयंस में थोड़ा बहुत भी इम्बैलेंस जब भी होता है तो वो डिजीज़ कॉज करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हुई है और कुछ भी बीमारी हुई है तो उस केस में उस टिश्यू में कौन सा आयन का इम्बैलेंस हुआ है। होम्योपैथी क्या करता है कि इन्हीं आयंस को बैलेंस करने की कोशिश करता है, और उससे सिर्फ वो डिजीज़ ट्रीट नहीं होती, उससे वो पूरा बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी ठीक होने लगती है, वो वापस से बैक टू नेचुरल आता है। एलोपैथी ट्रीटमेंट में क्या है कि वो टारगेट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है। फॉर एग्जांपल, आपको कहीं चोट लग गई है तो उसको हील करने के लिए या ट्रीट करने के लिए उस साइट पे ही ड्रग मीन्स मेडिसिन हियर, सो वो ड्रग बाइंड करता है और एक्शन करता है। तो उससे होता क्या है, समटाइम्स कभी क्या होता है कि कुछ हम ऐसे मेडिसिन्स जो एज अ ड्रग है, जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, वो खाने से आपकी तबीयत तो ठीक हो जाएगी, लेकिन उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स लेंगे, फॉर एग्जांपल फीवर के केस में बहुत ज़्यादा पैरासीटामोल लेंगे, तो वो लीवर को डैमेज करने लग जाता है। तो बहुत ज़्यादा भी एलोपैथी मेडिसिन पे नहीं जाना चाहिए। कुछ अगर हम होम रेमेडी कर सकते हैं, अगर थोड़े बड़े लोग हैं उन पे होम रेमेडी कर सकते हैं, और छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के लिए होम्योपैथी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो स्वीट मेडिसिन होती है, बहुत अच्छे से बच्चे स्वीट कैंडी की तरह खा लेते हैं। इनफैक्ट होम्योपैथी में कुछ डाइल्यूशंस आते हैं, मदर टिंचर आते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो उसको भी देने में, क्योंकि वो 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप दी जाती है, मदर टिंचर कुछ फॉर्म में होते हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो उसको वाटर में डाइल्यूट करके देना होता है। तो बच्चों को बहुत ख़राब नहीं लगता कि बच्चा उसको वॉमिट करने लगे और कंडीशन और ख़राब होने लग जाती है। जब बच्चा वॉमिट करना शुरू कर देता है मेडिसिन लेने पर, तो पेरेंट्स एंजाइटी में आने लग जाते हैं और फिर वहीं पे कंडीशंस ख़राब होने लगती हैं। तो फिर इस केस में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने मेरे पास ऐसे क्या क्या मेडिसिन अवेलेबल है जो मैंने अपने बच्चे को दिया, और थैंकफुली टच वुड कि मेरा बच्चा आज ठीक हो गया है, ही इज़ बैक टू स्कूल नाउ। तो पहली मेडिसिन है, अगर बच्चे को फीवर आता है तो एक ये BC11 बायोकेमिक कॉम्बिनेशन है,
BC11। ये BC11 फीवर के लिए ही है। तो ये मैंने अपने बच्चे को एज़ पर डॉक्टर एडवाइस मैंने अपने बच्चे को 3 टाइम्स, आप अपने बच्चे को, इसमें जैसे लिखा है चिल्ड्रन 4 टाइम्स, 2 टैबलेट्स 4 टाइम्स। ये BC11 मैंने अपने बच्चे को इन अ डे 3 टाइम्स, 2 टैबलेट्स 3 टाइम्स दिया। ये फीवर को कंट्रोल करने की कोशिश करता, हेल्प करता है। अगर आप बड़े हैं तो एडल्ट्स के लिए 4 टैबलेट्स हैं। अगर आपके बच्चे को थोड़ी ज़्यादा फीवरिश लग रहा है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, यूपिटेरियम पर्फ 30। ये मैंने मेरे बच्चे को 1 ड्रॉप दे रही थी। इससे भी टेम्परेचर थोड़ा कम हो रहा था। एट द टाइम जब मुझे ये नोटिस, मैं पहले कोशिश कर रही थी कि मुझे पैरासीटामोल नहीं देना पड़े। जब मैंने नोटिस किया, जब इससे कंट्रोल हो जा रहा था, यूपिटेरियम पर्फ और BC11 से कंट्रोल हो जा रहा था, लेकिन जब टेम्परेचर बहुत हाई जा रहा था तो बच्चे को बहुत ज़्यादा टायर्डनेस और बेड पर ही बॉडी बहुत हॉट हो रही थी। और अगर जैसा ऐसा है कि रात में सोना है तो बच्चा रात में सही से सो पाए, तो उस टाइम पे फिर मुझे पैरासीटामोल, जो बच्चों वाली पैरासीटामोल होती है सिरप, वो उसको दे दी थी। तो वो ठीक फील करता था और सो जाता था। तो फीवर के लिए बेसिकली आप ये ट्राई कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा फीवर नहीं है, बहुत तेज़ फीवर नहीं है, तो आप कोशिश कर सकते हैं, इसको आप 1-1 घंटे में भी आप रिपीट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि फीवर है तो 1 या 2 घंटे में इसको एक ड्रॉप और इसको 2 टैबलेट रिपीट करके देखिए। कोशिश करिए 2-3 घंटे में अगर बच्चे को आराम मिल जाता है, ये एडल्ट है तो उसको आराम मिल जाता है, तो उसको तो फिर छोड़ दीजिए। अगर नहीं आराम मिल रहा है, बहुत लंबा फीवर अभी भी बना हुआ है और हाई हो रहा है, तो फिर आप पैरासीटामोल दे दीजिए। ये मैंने किया, ये मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। सेकेंड थिंग कि मेरे बच्चे को नेज़ल कंजेशन बहुत हो रहा था और बीच बीच में कॉफिंग भी हो रहा था। तो मैंने जैसा आपके साथ शेयर किया कि मेरा बेबी मेरे बेबी को एडिनॉइड्स का इश्यू भी है। एडिनॉइड्स टॉन्सिल्स के पीछे ग्लैंड होते हैं, तो वो एनलार्ज्ड हैं, तो उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। तो उसको जल्दी कफ कोल्ड बना रहता है। तो उसके डॉक्टर ने, अगर खांसी होती है तो डॉक्टर ने ये दिया हुआ है सिनेड्रिल ड्रॉप्स। ये अगर बच्चे आपके छोटे हैं, बच्चों के लिए आपको थोड़ा सा पानी में 5 ड्रॉप्स डाल के देनी है, अकॉर्डिंग टू कितना खांसी हो रहा है। अगर बहुत है तो दिन में 3 टाइम्स कर दीजिए, अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो 2 टाइम्स कर दीजिए। होम्योपैथी में डोजेज इस तरह से होता है कि अगर बहुत सिवियरिटी है तो डोजेज बढ़ा दीजिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, और अगर सिवियरिटी इतनी नहीं है तो फ्रीक्वेंसी कम कर दीजिए। और अगर साथ में अगर बहुत गड़गड़ाहट लगता है यहाँ पे कि बहुत गड़गड़ाहट है छाती में, कफ है बहुत, जब वो ब्रीथ कर रहा है तो बहुत गड़गड़ आवाज़ आ रही है, तो उस केस में आप बच्चे को ये एंटिम टार्ट दे सकते हैं। एंटिम टार्ट 30 1 ड्रॉप, एंटिम टार्ट 30 1 ड्रॉप, और ये भी 3 टाइम्स अ डे दे दीजिए। बाकी मेरे बच्चे को इतनी ज़रूरत नहीं लगी। साथ में नेज़ल
नेज़ल अगर नज़ला जैसा कुछ फील है, आपको लगता है कि बच्चे को नज़ला हो रहा है, छींकें आ रही हैं, एलर्जिक लग रहा है, नेज़ल लग रहा है, तो इन दैट केस आप एलियम सीपा दे सकते हैं। अपर रेस्पिरेटरी इश्यूज ज़्यादा लग रहा है तो इन दैट केस आप अपने बच्चे को एलियम सीपा दे सकते हैं, या बड़े हैं तो बड़े हो या बच्चे हो आपको एलियम सीपा दे सकते हैं। बड़े को लिए 2 ड्रॉप है और छोटे बच्चों के लिए 1 ड्रॉप है, एलियम सीपा 30। तो ये भी बहुत अच्छी है नज़ले के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे के वायरल इन्फेक्शन से कुछ दिनों पहले ही मेरे हस्बैंड को एलर्जिक कोल्ड हो गया था, उसको राइनाइटिस कोल्ड कहते हैं। तो इन दैट केस में ये कुछ दे रही थी। उसके साथ में कुछ मैं ऐसी मेडिसिन्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो कि हेल्पफुल होगी अगर आपके यहाँ भी वायरल कंडीशंस बढ़ी हुई हैं। तो अगर आप वो मेडिसिन्स देते हैं तो फिर आपके बच्चों को वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहेंगे। और अगर वायरल इन्फेक्शन हो गया है तो भी आप देंगे तो बच्चा जल्दी रिकवर कर जाएगा। तो जैसा पहला मेडिसिन है इन्फ्लुएंजिनम 200, इन्फ्लुएंजिनम 200। इन्फ्लुएंजिनम ये कोई वैक्सीन नहीं है, ये एक तरह से आप समझ सकते हैं एंटी इन्फ्लुएंजा वायरल मेडिसिन है। तो जनरली वायरल इन्फेक्शन या कोल्ड कफ वाले जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं वो इन्फ्लुएंजा वायरस से होते हैं ज़्यादातर। तो अगर आप ये इन्फ्लुएंजिनम 200 वीक में 1 टाइम एज अ प्रिकॉशनरी, वीक में 1 ड्रॉप एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग आप देते हैं, और या तो फिर अगर बच्चे को अभी तक नहीं हुआ है लेकिन अगर आपको लगता है कि वायरल फैला हुआ है तो आप एज अ प्रिकॉशनरी देना शुरू कर दीजिए। अगर आपके बच्चे को इन्फेक्शन हो गया है तो इन दैट केस आप उसको ड्यूरिंग दोज डेज आप उसको 1 to 2 times a day 1 ड्रॉप ओनली दे सकते हैं। तो ये एक तरह से उस वायरस के अगेंस्ट फाइट करने का भी काम कर सकता है। दूसरी मेडिसिन है ओसीमम सैंक क्यू। ये क्यू का मतलब होता है मदर टिंचर। मदर टिंचर का मतलब होता है कि कॉन्सेंट्रेटेड होता है ये। इस कॉन्सेंट्रेटेड जो भी क्यू के फॉर्म में मेडिसिन होती हैं उन्हें हमें पानी में मिक्स करके देना होता है। तो ओसीमम सैंक एक्चुअली इट इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट तुलसी कॉन्सेंट्रेट। ये अगर आप देते हैं बच्चे को, उसको बीमारी है या नहीं है, बीमारी है तो थोड़ा ज़्यादा दीजिए। अगेन होम्योपैथी में सीवियरिटी के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाती है, और सीवियरिटी नहीं है जैसे जैसे ठीक होते हैं वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी कम कर देते हैं। तो ये अगर आप देते हैं, जैसे मैंने अपने बच्चे को इन दिनों 2 to 3 times a day दिया, जो कि बहुत हेल्प किया है। तुलसी है, तुलसी के फ़ायदे हम सभी जानते हैं, बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, काढ़े की तरह काम करता है। तो अगर आप ये बच्चे को देंगे, एक तो ये बच्चा लेने से, ये बहुत ज़्यादा होम्योपैथी कोई भी मेडिसिन ऐसी कोई नहीं होती कि बच्चा लेने से इनकार कर दे, आराम से ले लेता है, तो भी बहुत हेल्पफुल है। इसके बारे में एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये प्लेटलेट काउंट बढ़ा देता है। तो इसे ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। आपका बच्चा बीमार है नहीं है, आप दे सकते हैं।
दूसरा बच्चों के लिए आता है, एक ये इनके डॉक्टर ने ही रिकमेंड किया है, ममा नेचुरा। ममा नेचुरा मोनोस्टेम। मोनोस्टेम बच्चों के लिए एज ए इम्यूनिटी बूस्टर की तरह है। ये जैसे मेरे बच्चे को डॉक्टर ने रिकमेंड किया है क्योंकि उसको एडिनॉइड है, उसकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन और बताई हुई हैं। तो उसके साथ साथ इन दिनों भी वायरल इन्फेक्शन के टाइम पे भी उन्होंने इस मेडिसिन को 3 times a day 5 pills, इसमें ग्लोबुल्स होते हैं, तो 5 ग्लोबुल्स एट अ टाइम 3 times a day मेडिसिन ये देनी है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ इम्यूनिटी बूस्टर फॉर योर चिल्ड्रन एंड दिस इज़ बेसिकली फॉर चिल्ड्रन, नॉट फॉर द एडल्ट। ये मैंने आपके साथ कुछ मेडिसिन शेयर करी हैं जिन्हें मैंने फॉलो किया और मुझे इनसे रिजल्ट मिले हैं। एक और मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। इस मेडिसिन के बारे में ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है एट द टाइम ऑफ कोरोना सेकेंड वेरिएंट। तो ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है वायरस के अगेंस्ट फाइट करने में। तो ये भी मुझे मेरे बच्चे के डॉक्टर ने बोला था कि ये भी आप दीजिए, 3 times a day दीजिए। तो अगेन जितने भी छोटे बच्चे हैं तो 30 इज़ द सेफेस्ट डोजेज। तो 1 ड्रॉप और बड़े हैं तो 2 ड्रॉप दे दीजिए। सिवियरिटी ज़्यादा लग रही है तो 1 से 2 ड्रॉप ही कर सकते हैं और 3 times a day। तो ये सारी मेडिसिन्स जो मैंने आपसे शेयर करी हैं, ये सारी मैंने खुद इस बार यूज़ की हैं और इनसे मुझे फ़ायदा मिला है और मेरा बच्चा अब बहुत अच्छा फील कर रहा है। सैटरडे आफ्टरनून से ही वॉज स्टार्टेड फीलिंग टायर्ड, इवनिंग से फीवर चढ़ गया था। सैटरडे, संडे, मंडे को इवनिंग से फीवर आना बंद हो गया। वायरस की साइकिल भी ऐसी 2 to 3 days 2 to 4 days के अराउंड चलती है वायरल इन्फेक्शन की। तो बेसिकली आपको ध्यान ये रखना है कि फीवर बहुत हाई ना जाता रहे, बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब ना हो। आप कोशिश करिए कि आप डॉक्टर के पास जाइए और अगर ये सारी मेडिसिन्स भी होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लीजिए। मैंने भी कंसल्ट करी है और कुछ मेरा खुद का मेरे घर में फॉलो होती हैं, तो मेरा खुद का भी इंटरेस्ट है। तो मैंने थोड़ी पढ़ के थोड़े जानकारी हासिल करके कुछ मेडिसिन्स दी हैं। बिना जानकारी के आप कोई मेडिसिन्स मत दीजिए अपने बच्चों को या बड़ों को, अपने परिवार को। और डॉक्टर के पास जाइए और पैनिक मत होइए। और अगर वायरल इन्फेक्शन है तो 2 to 3 days 4 days में फिनिश हो जाएगा। कोशिश करें, अगर आप 3 days तक आप नोट करते हैं कि फीवर नहीं ख़त्म हो रहा है और हाई होता चला जा रहा है, जैसे कल मंडे को इवनिंग से फीवर आना बंद हो गया, लेकिन मंडे मॉर्निंग में मेरे बच्चे का फीवर बहुत हाई गया था, अराउंड 102 प्लस चला गया था। तो मैं थोड़ा पैनिक कर गई थी, मुझे ऐसा लगा था कि मुझे पीडियाट्रिशियन के पास जाना पड़ेगा। बट आफ्टरनून इवनिंग देखा तो नहीं आया फीवर। फिर नाइट में भी फीवर नहीं आया, तो ही इज़ बेटर नाउ, ही इज़ फाइन नाउ, उसका फीवर ख़त्म हो गया है। तो आई होप आप सभी को मेरी ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होंगी। इस टाइम पे वायरल बहुत ज़्यादा चल रहा है बिकॉज ऑफ द चेंजिंग वेदर। और मैं जिस जगह पे रहती हूँ यहाँ पे विंडी बहुत है। हम लोग इतने विंडी एरिया में बहुत पहले नहीं रहे हैं। मेरा बेबी चाइना बॉर्न है
और फिर उसके बाद हम लखनऊ से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ का नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर तो हम सभी जानते ही हैं। बहुत विंडी नहीं होता है, लेकिन समर्स में बहुत गर्मी होती है और ठंड में बहुत ठंड होती है। तो ठंड के टाइम पे भी मेरा बच्चा जल्दी बीमार पड़ता था। दैट मीन्स ही उसे चेंजिंग वेदर से कुछ इश्यूज है, दैट्स वाई ही डेवलप्ड एडिनो ग्लैंड्स। और नाउ वी हैव शिफ्टेड टू मैसूर। सो मैसूर में विंडी बहुत है, जिसकी वजह से उसको और जल्दी होता है। तो इसी तरह से आप भी कुछ अपने पास कुछ ये मेडिसिन्स रख सकते हैं। मेरे वीडियोस को सिर्फ फॉलो नहीं करिए, कुछ डॉक्टर से भी इन मेडिसिन के बारे में जानकारी ले करके ही इन मेडिसिन को अपने घर में रखिए। इनका एक अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इनका एक नोट बना लीजिए कि कौन सी मेडिसिन किस चीज़ में काम आती है। ऑफकोर्स डॉक्टर से जानकारी लेने के बाद ही, और फिर उस ज़रूरत टाइम पे आप दे सकते हैं। इन दिनों आप इन्फ्लुएंजिनम 200 वीक में एक बार दे सकते हैं, और तुलसी वाला जो मैंने बताया आपको ओसीमम सैंक, वो भी आप जैसे एवरीडे 1 या एवरीडे नहीं तो अगर आप कोई ऐसी बीमारी अभी आपके घर में नहीं है तो आप 2 to 3 डेज में एक बार 2 बार ले सकते हैं। तो आई होप आप सभी को मेरा ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगा हो। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे रहे, हेल्दी लाइफ जिए, आपके बच्चे हेल्दी रहे। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है, अगर मेरी इन्फॉर्मेशंस यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी ही मैं कुछ अच्छे और नए यूज़फुल कंटेंट्स लेकर के आऊँगी। नमस्ते।